नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि राजेश कपूर रवीना कपूर पर गुस्सा करता है और जानवी कपूर पर भी चिल्ला देता है, जिसे सुनकर जानवी कपूर को गुस्सा आया तो वह गुस्से में दांत पीसकर बोली, तेरी यह क्या हरकत है? आप इस तरह के हरकतें क्यों कर रहे हैं और बात क्या है? साफ साफ बताए। अभी राजेश कपूर कुछ बोलता उससे पहले ही रवीना कपूर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, बेटा तुम्हारा डेट पागल हो चुके हैं। इतना बोलकर वह बाहर इंटरनेट पर फेरी हुई न्यूज के बारे में उसे बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद जानवी कपूर को भी थोड़ा सा डर लगने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वह मुस्कुराकर बोली, यह तो अच्छी बात है। अगर बाहर यह खबर फैल गई है, इसका मतलब कपूर खानदान की जायदाद की मैं भी बारिश बन जाऊंगी और आपको उस अनाया की चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीमे धीमे करके हम उसे बाहर फेंक देंगे। वही यह सुनकर रवीना कपूर की आंखों में भी लालच नजर आने लगी, जैसे सच में यह प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। वही यह सुनकर राजेश का गुस्सा और बढ़ गया और वो जोर का तमाशा जानवी के गाल पर मारते हुए गुस्से में बोला, मैं सच ही कहता हूँ। सच में तुम माँ बेटी के पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। तुम्हें क्या लगता है यह सारी जायदाद और प्रॉपर्टी मैंने इकट्ठी की है? बिल्कुल नहीं, यह गीता कपूर की मेहनत है। और तुम्हें क्या लगता है उतनी चालाक औरत यह सब कुछ ऐसे ही हमारे हाथ में आने देती? गीता कपूर ने मुझसे शादी से पहले साफ साफ कहा था कि अगर मैंने उससे शादी में धोखा दिया या फिर मेरी कोई ऐसी न्यूज़ बाहर आई है जिससे यह बात बाहर आई कि राजेश कपूर ने कभी गीता कपूर को धोखा दिया है, तो मुझसे सब कुछ छीन जाएगा, यहाँ तक कि मेरे पीछे लगी हुई कपूर सरनेम भी, क्योंकि यह सरनेम भी गीता कपूर की है। और मेरा और उसका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसकी जायदाद और प्रॉपर्टी में कुछ भी मेरे पास नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जितने भी पैसे मैंने खर्च किए होंगे वह भी मुझे अनाया को वापस करने पड़ेंगे। इन सब के बाद सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा और सब कुछ तुम्हारी इस घटिया माँ की वजह से हुआ है, क्योंकि इसके अलावा किसी को नहीं पता है कि तुम मेरी ही बेटी हो। वही यह सब कुछ सुनकर तो रवीना कपूर और जानवी कपूर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, जैसे उन लोगों के पास से सब कुछ छिन गया हो। इन सब के बारे में तो उन लोगों को भी नहीं पता था। रवीना कपूर बौखलाए आवाज में बोली, ऐसा नहीं हो सकता है। इस जायदाद के लिए मैंने कितना इंतजार किया। मैं अकेली ही इस कपूर खानदान की एकलौती मालकिन हूँ। मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जानवी कपूर भी बौखला गई थी। वह भी पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। राजेश कपूर उनकी ओर देखकर गुस्से में बोला, तुम लोगों को क्या लगता है जानवी मेरी बेटी है तो क्या मुझे नहीं कभी महसूस हुआ कि उसे मेरे नाम की जरूरत है? मैं दुनिया को बता दूं कि वही मेरी बेटी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन अब तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। हर कोई बस अपने में ही खोया हुआ था। वो लोग इस बात से अनजान थे कि दूर किसी कमरे में उन लोगों की लाइव फुटेज दिख रही थी। यह कोई और नहीं हर्षवर्धन और अनाया का कमरा था, जहां पर सुबह सुबह उन दोनों अपनी प्यार भरे मोमेंट बिताते थे और वह दोनों अभी भी एक ही चादर में लिपटे हुए एक दूसरे की बाहों में बिस्तर पर टेक लगाए आसमान में दिख रहे सूरज को देख रहे थे और सुबह को एंजॉय कर रहे थे। तभी हर्षवर्धन अनाया को लैपटॉप में वहां की लाइव फुटेज दिखाता है। सब कुछ देखने के बाद अनाया गहरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं लगा था कि इस न्यूज़ को पब्लिश करने के बाद ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा। तभी हर्षवर्धन उस फुटेज को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। उसे सोच में डूबा देख अनाया पूछती है, क्या बात है हब्बी, आप कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हैं, कोई बात है? तो हर्षवर्धन उसके माथे पर किस करते हुए ऐसे ही उसे अपनी बाहों में कसकर बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजेश कपूर के पास कोई राज है। गीता माँ इतनी स्मार्ट थी, उन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग की, लेकिन फिर भी दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया। यहाँ तक कि उन्होंने शादी से पहले ही इतनी स्ट्रांग विल बनाया जिससे राजेश कपूर कभी उन्हें धोखा भी ना दे पाए। लेकिन फिर भी उनकी डेथ इतनी मिस्टीरियस तरीके से हुई। कुछ सोचते हुए अनाया बोली, लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन मॉम ने जो भी चीज़ मेरे लिए छोड़ी है उसमें एक मैसेज भी था कि जब मैं इतनी काबिल हो जाऊंगी कि मैं हर दुश्मन का सामना कर लूंगी, तब धीमे धीमे करके सब कुछ मेरे सामने आता जाएगा। लगता है शतरंज की बिछात बिछ चुकी है और हर मोहरा अपनी अपनी जगह ले रहा है।
उसकी बात हर्षवर्धन भी समझ रहा था। वह उसे बाहों में कसते हुए बोला, बहुत जल्द इन लोगों का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, तुम चिंता मत करो बीवी। वही अनाया अपने सामने लैपटॉप की ओर देख रही थी, जहां कपूर खानदान हर किसी को फोन करके अपनी मदद मांग रहा था। हर जगह बस यही बात फैली हुई थी। यहाँ तक कि उनकी शादी में भी कुछ कंडीशन थी, जिसमें राजेश कपूर ने साइन किया था, जिसकी वजह से गीता कपूर का प्राइवेट लॉयर कपूर मेंशन पहुंच गया था और उन्हें प्राइवेट नोटिस भी दे दी गई थी। बहुत जल्द उन सब के पीछे से कपूर सरनेम हटने वाला था। वह लोग बहुत जल्द अपने हाथों से सब कुछ किसी रेत की तरह फिसलते हुआ महसूस कर रहे थे। और इस बार सच में राजेश कपूर बौखलाने लग गया था। उसे इतने साल इंतजार किया, सिर्फ इस जायदाद को पाने के लिए। यहाँ तक कि गीता कपूर की चापलूसी की और किसी धोबी के नौकर की तरह गीता कपूर के नाम के पीछे छुपकर हर वक्त काम करता रहा। आज भी हर कोई उसे गीता कपूर के पति के नाम से जानता था। उसकी कोई अलग पहचान नहीं थी और बहुत जल्द उसके पीछे से वह नाम भी हटने वाला था। वह यह सब सोच बौखला सा गया था और अब सच में रिग्रेट हो रहा था, क्यों उसने रवीना जैसी औरत को अपने साथ रखा। लोग सही कहते हैं, राजेश कपूर जैसा इंसान किसी का सगा नहीं हो सकता। उसे बस अपना फायदा नजर आता था और आज भी वही यही सोच रहा था कि कैसे वह सब कुछ ठीक करें। और उसे अपनी आखिरी उम्मीद अनाया में ही नजर आ रही थी। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जानवी भी उसकी सगी बेटी है, वह उसके साथ कुछ गलत कर नहीं सकता, या फिर रवीना उसकी बीवी है। उसे सब कुछ वापस चाहिए था और वह भी किसी भी कीमत पर। इसीलिए उसके दिमाग में कुछ घटिया आइडिया भी चल रहा था कि कैसे वह अनाया को अपनी बात मनवाएगा। दूसरी ओर जानवी कपूर तो इस वक्त बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी थी। जहां वह एक जानी मानी एक्ट्रेस हुआ करती थी, अब वहां वह एक कैरेक्टरलेस औरत बन गई थी, जिसका बाप धोखेबाज था। थोड़े वक्त पहले वह सिर्फ गोद ली हुई प्रिंसेस थी, लेकिन कोई भी उसे घिन भरी नजरों से नहीं देखता था। लेकिन जब से यह न्यूज़ वायरल हुई थी, तब से वह बस एक नाजायज चाइल्ड बन गई थी, जिसके बाप ने गीता कपूर को धोखा दिया था और उसके मां ने गीता कपूर की जगह छीन ली थी। यहाँ तक कि बाहर तो यह भी अफवाह उड़ रही थी कि अनाया को इतने साल घर से दूर रहे देखने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। हर को बस उन लोगों की बुराई कर रहा था और अब वह कहीं पर अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए थे। सबसे ज्यादा तो हाई सोसाइटी में तहलका मचा हुआ था, क्योंकि हाई सोसाइटी में हर किसी को यह बात पता थी कि किसी नौकर के घर पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन किसी का नाजायज खून बना बिल्कुल नहीं। हर कोई उसे नीचे नजर से देखता था और उसे घिनौना मानता था। इसीलिए रातों रात रवीना कपूर और जानवी कपूर हाई सोसाइटी के सर्कल से बाहर फेंक दी गई थी। कल तक उनका प्राउड था, आज वह उनके लिए श्राप बन गया था। हर किसी ने उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया था। क्या अब यह लोग सुधरेंगे या फिर से अनाया के लिए लाएंगे कोई नई मुसीबत। फार्म हाउस में दूसरी ओर किसी सुनसान इलाके में फार्म हाउस के आगे 3 कार आकर रुकती है। उस फार्म हाउस के आसपास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा आदमी रहता हो या फिर यह किसी हाई प्रोफाइल इंसान की टेरिटरी हो। वहां पर 1 किलोमीटर तक हर जगह पर टाइट सिक्योरिटी थी और हर गार्ड्स के हाथ में बड़े बड़े वेपन्स थे। अनाया जिसे यहाँ लाया गया था, उसके हाथ पहले से बांधे हुए थे और उसका चेहरा थका हुआ था। वैसे तो अनाया ने पहले ही मास्क पहना था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें भी ढकी हुई थी। तभी गार्ड्स उसे बाह से पकड़ते हुए कार से बाहर निकालते हैं और फार्म हाउस के अंदर ले जाते हैं। वहां फार्म हाउस पर सामने सोफे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। अनाया को ले जाकर वह लोग वहीं जमीन पर पटक देते हैं और एक गार्ड सामने बैठे आदमी से बोला, बॉस यह वही है जिसने प्रेसिडेंट का इलाज किया है और हमारा प्लान बिगाड़ा है। हमने सुना है कि इसमें तो प्रेसिडेंट को बचाने के लिए खास दवाइयों का भी इंतजाम किया है। वही सामने एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मक्कारी और कमीनापन साफ साफ नजर आ रहा था। कोई भी उसे देखकर बता सकता है कि यह कोई सीधा साधा इंसान नहीं है। चलिए मैं आपको इस इंसान क्या इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सामने बैठा शख्स कोई और नहीं, देवराज कोंडा है, जो एक पॉलिटिशियन के साथ साथ बदनाम गुंडा भी है। हालांकि उसने अपनी यह गुंडागर्दी वाली आइडेंटिटी बहुत अच्छे से छुपी हुई है। दुनिया के लिए देवराज एक भलाई के देवता का नाम है, जो एक पार्टी का नेता है, जो जनता की सेवा करता है, कई अनाथ आश्रम चलाता है, कई चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, लोगों की सेवा करता है, लड़कियों को सपोर्ट करता है और औरतों की इज्जत करता है।
लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यही देवराज रातों को लड़कियों की इज्जत लूटता था। जहां वो गरीबों के लिए इंसाफ दिलाता था, वही वो रातों को उसकी बहू बेटियों के साथ अपनी हवस मिटाता था। लेकिन उसकी सच्चाई तो बस कुछ लोग जानते थे। देवराज ने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ साजिश की थी, और इन सब में एक फॉरेस्ट देश ने भी उसका साथ दिया था, जो इंडिया की इकोनॉमी नीचे लाना चाहता था। और वैसे पॉलिटिशियन की दुनिया दलदल से भरी थी, इसीलिए देवराज भी कोई नया नहीं था। अनाया जो अभी भी जमीन पर खामोश बैठी थी, उसका हाथ अभी भी बंधा हुआ था। देवराज दमदार आवाज में बोला, खोलो इसे, मुझे उसका चेहरा देखना है। अनाया इस आवाज की इंटेंसिटी जानकारी समझ गई थी कि यह कोई मामूली शख्स नहीं है। जरूर उसमें गुनाह की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाया होगा। अनाया दुनिया भर ने इतने सारे लोगों से मिलने के बाद, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, डॉक्टर से लेकर कई सारे फील्ड में मास्टरी करने के बाद, और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और आध्यात्मिक ट्रेनिंग की वजह से वो लोगों के दिमाग पढ़ने की काबिलियत के साथ वो लोगों की आवाज भी बखूबी एनालिसिस कर सकती थी। उसे पता था कि कितना भारी आवाज होगा तो वह शख्स कैसा होगा और उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। वह आवाज सुनकर ही इंसान के बारे में सब कुछ बता देती थी। जो गुंडे अनाया को लेकर आए थे, वह उसका हाथ खोलते हैं, उसके चेहरे से नकाब भी हटा देते हैं। अनाया जो आसपास की चीजों को एनालाइज कर रही थी और वह कहाँ है वह देख रही थी, तभी उसकी नजरें सामने बैठे हुए देवराज कोड़ा पर पड़ी। 45-50 साल का आदमी, लेकिन कसरत से कड़ी हुई बॉडी, चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत, लेकिन आंखों में एक घटियापन। उसके आसपास 2-3 लोग और भी बैठे हुए थे, वह भी छोटे मोटे पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन ही थे। वहां पर कई सारे गार्ड्स भी थे, जिन्हें गॉड्स के बदले गुंडे कहना सही रहेगा। अनाया हर चीज एनालाइज कर रही थी और चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी। देवराज कोड़ा को देखकर अनाया इतना तो समझ गई कि इस बार वह थोड़ी मुसीबत में फंस गई है। वहीं अनाया को एकटक खुद को घूरता देखकर देवराज कोंडा घटिया हंसी हंसते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, आप तो मेरी बॉडी में खो गई। लगता है आपको मैं कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। फिर अपने होठों पर अजीब तरह से उंगली फिराते हुए बोला, चिंता मत कीजिए, जितना शरीफ में दिखता हूँ, बिस्तर पर इतना ही वाइट हूँ। आपको बहुत अच्छे मजे करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपना काम तो निकलवा दूं। वही उसकी इतनी घटिया बात सुनकर अनाया, जो बस चीजें एनालाइज कर रही थी, उसके आसपास का ओरा खतरनाक होने लगा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसका पिछला जन्म, क्योंकि तब भी विशाल ने उसे तकरीबन घर में कैद होकर दिया था और बाहर के लोगों से वो उसे ज्यादा खिलने जुलने भी नहीं देता था। इसीलिए अनाया की वो कड़वी यादें देवराज की बातें सुन यह हो गई और उसका ओरा खतरनाक हो गया। यह चीज देवराज कोंडा ने और वहां खड़े बाकी के लोगों ने भी महसूस कर ली। उन लोगों को लगा नहीं था कि एक मामूली सी लड़की का ओरा इतना स्ट्रांग होगा, लेकिन वह इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसके हिसाब से अनाया एक मामूली सी लड़की की थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था। देवराज कोंडा अपने आदमी को इशारा करके बोला, इसका मास्क खोलो, मुझे उसका चेहरा देखना है। उसका आदमी एक झटके से अनाया का मास्क खींच लेता है। वहीं अनाया की खूबसूरती देखकर तो वहां खड़े हर इंसान उसमें खोसा गया। हर किसी के अंदर एक आग सी लग गई, और यह सच भी था। अनाया स्वर्ग से आई किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत थी, किसी परी की तरह तो वह पहले ही लगती थी। ऊपर से उसने अपनी सेल्फ केयर बहुत अच्छे से की थी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह उसका पिछला जन्म था। पिछले जन्म में उन सौतेली माँ बेटी ने अलग अलग दवाएं और धीमा जहर देकर उसके शरीर को कमजोर और चेहरे को झुर्री वाला बना दिया था। उसके शरीर की रौनक चली गई थी। चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो, लेकिन अनाया इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। ऊपर से वह एक मेडिकल जीनियस और मेडिसिन मास्टर थी। उसके लिए कोई भी मेडिसिन बनाना मुश्किल नहीं था, इसीलिए वह सालों से अपनी स्क्रीन की और अपनी बॉडी की केयर कर रही थी। इसकी वजह से उसकी बॉडी किसी खुले हुए फूल की तरह थी, कोमल, नाजुक और खूबसूरत थी, जैसे उसे किसी ने दूध में से डूबा कर बाहर निकाला हो। सफेद दूध सी स्किन, चेहरे पर मासूमियत और नाक नक्श तो इतना अट्रैक्टिव कि फरिश्ते भी एक पल के लिए उसमें खो जाए। ऊपर से उसके आसपास का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरा और कमर तक आते काले रेशमी बाल, जिसे सलीके से बांधा गया था, और उसकी सबसे यूनिक नीली आंखें किसी को भी अपने ऊपर मोहित करने के लिए मजबूर कर देती थी। और हुआ भी यही। वहां बेटा हर शख्स उसमें खो गया।
जहां देवराज कोंडा उसे बस एक बार के लिए पाना चाहता था। अब उसकी नीयत बदल गई। अब उसने ठान लिया था कि वह उसके सामने पड़ी यह खूबसूरती की मिसाल को हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका यह ख्याल भी उसे नर्क के दर्शन करवा सकता है। इस बात से अंजन की उसकी ओर एक तूफान बढ़ रहा है। वो किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, डॉक्टर साहिबा, आपको इतना खूबसूरत होना नहीं चाहिए था। यह आपकी गलती है। फिर अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, और आपने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है। यह मासूमियत का मुखौटा बस दुनिया के लिए है, लेकिन आपका सामना असली देवराज से होगा, और आप उसे जेल नहीं पाएगी। अब आप इस देवराज के पिंजरे में कैद होने के लिए तैयार हो जाए। मैं हर रात आपके साथ खेलूंगा और मजे करूंगा, और आपको भी बहुत मजे करवाऊंगा। मेरी मानो तो अभी जिंदगी को अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। अनाया, जो उसकी घटिया बातें सुनकर गुस्से से पागल हो रही थी, उसका बस चलता तो वह अभी देवराज कोंडा को जान से मार देती है, और वो ऐसा कर भी सकती थी। उसे तो किसी को मारने के लिए हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वह जानती थी कि अभी वह वक्त नहीं आया। उसे बहुत कुछ जानना था। इस घटिया आदमी ने उसे क्यों पकड़ा है? जो अनाया थोड़ी देर पहले मासूम और प्यारी लग रही थी, वो एक शैतानी हंसी हंसने लगी, और उसकी हंसी देखकर वहां खड़े सभी लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो एक पल के लिए डर गए, क्योंकि वह सच में किसी नर्क की रानी लग रही थी, और उसमें भी उसकी खूबसूरती चार चांद लगा रही थी। क्या अनाया देवराज कोंडा का मकसद जन पाएगी? और क्या हर्षवर्धन उसे बचाने पहुंच पाएगा? और क्या हालत करेगा हर्षवर्धन इन लोगों की? कार में उस न्यूज को बाहर फैले हुए 2-3 दिन बीत चुके थे, और अब हर्षवर्धन और अनाया अपने काम में डूबे हुए थे। इस बीच अनाया ने जिंदल फैमिली की भी खबर नहीं ली। हालांकि वहां का माहौल इतना भी शांत नहीं था। वहां पर आकाश जिंदल और हर्षद जिंदल पहले ही अपनी छानबीन काफी आगे बढ़ा चुके थे, जिसकी वजह से दुश्मन भी अलर्ट हो गए थे। आज अनाया प्रेसिडेंट का इलाज करने के लिए जा रही थी। वह कार में बैठे हुए हर्षवर्धन से बात कर रही थी। आज उसके साथ उसकी सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि अब उसे बंसल परिवार पर यकीन होने लगा था। वह हर्षवर्धन से बात करते हुए बोली, हर्ष, अभी हमें अलग हुए थोड़ा ही वक्त हुआ है। तुम इतनी देर में मुझसे बातें भी करने लगे। क्या तुम्हारी ऑफिस में कोई काम नहीं है? हर्षवर्धन अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को देखते हुए अपने रौबदार अंदाज में बोला, बीवी, तुम्हें तो पता है, मेरा तुमसे बात करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं है। अभी वह इतना ही बोला था कि उसके कानों में जोर की आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज थी कि हर्षवर्धन एक पल के लिए डर गया। वो डरी हुई आवाज में बोला, क्या हुआ बीवी? तुम ठीक तो हो? सब कुछ ठीक तो है? यह आवाज किसी, वो काफी डर चुका था अनाया के लिए। वही दूसरी ओर अनाया, जिसका ध्यान अपने हस्बैंड के साथ बात करने में था। उसकी गाड़ी किसी जोर की आवाज के साथ सामने से आ रही गाड़ी के साथ टकराई, और एक बार फ्लिप मार कर बुरी तरह से डैमेज हो गई। अनाया, जिसे यह समझने में थोड़ी सी देर लगी कि क्या रहा है, वह इधर उधर देखने लगी। उसके हाथ से उसका फोन भी नीचे गिर गया था। वह बस समझने की कोशिश कर रही है कि चल क्या रहा है। वही कार चला रहा ड्राइवर भी तुरंत हरकत में आ गया। वैसे भी वह ट्रेन गार्ड था, उसे इसी चीज की ट्रेनिंग मिली थी। वह आसपास देखने की कोशिश करते हुए बोला, मैडम, बाहर मत निकलिएगा, दुश्मनों ने हमला कर दिया है। पता नहीं है वह लोग कितने हैं। आप अभी कार में ही रहेगा। अनाया भी बाहर देखने की कोशिश कर रही थी कि बाहर चल क्या रहा है। तभी वह लोग देखते हैं कि तकरीबन 3 कार जाकर वहां रुकी, जिनमें से कुछ गंदे बाहर निकले। उन सबके हाथों में हथियार थे। अनाया पहचानने की कोशिश कर रही थी कि चल क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर फोन में अभी भी हर्षवर्धन अनाया को आवाज दे रहा था। वह समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह ड्राइवर से गुस्से ने बोला, जल्दी से जल्दी पता करो कि तुम्हारी लेडी बॉस कहाँ पर है, और जल्द से जल्द वहां पहुंचने की तैयारी करो। वही अपने बॉस को इस तरह से परेशान होता देख सामने बैठा हुआ सेक्रेटरी रजत भी समझ गया कि मामला इतना सिंपल भी नहीं है। वह तुरंत अनाया के पीछे लगाए हुए सीक्रेट गार्ड्स को फोन करता है, तो उसे अनाया की लोकेशन तो मिल जाती है, लेकिन उन पर हमला हो रहा था। यह सुनकर वह परेशान हो जाता है। दूसरी ओर कार के अंदर बैठी हुई अनाया बाहर का माहौल देखने के लिए ड्राइवर बाहर निकलता है, तो बाहर उन लोगों को घेरे हुई कुछ कार दिखती हैं। उनमें से कुछ गुंडे आगे आते हैं और ड्राइवर पर हमला कर देते हैं। वह ड्रेस भी उन लोगों से लड़ रहा था। उसे भी हाईली ट्रेनिंग मिली थी।
हर्षवर्धन के हर एक गार्ड्स को यह ट्रेनिंग मिलती थी और उसने इस इंसान को तो खास अनाया के लिए चुना था ताकि वह ड्राइवर के साथ साथ अनाया को प्रोटेक्ट भी कर सके। उसकी फाइटिंग स्किल देखकर ही अनाया समझ गई कि यह कोई आम ड्राइवर नहीं है, लेकिन उसने सामने वाली फोर्स को देखा और वह समझ गई कि यह कोई आम गुंडे नहीं है, क्योंकि उन सब ने यूनिफॉर्म पहन था। थोड़ी ही देर में वह ड्राइवर घायल हो गया, क्योंकि उसे करके एक्सीडेंट से पहले ही चोट लगी हुई थी और उस पर से इतने सारे लोगों के साथ लड़ना। लेकिन उसने खुद को प्रोटेक्ट करके रखने की पूरी कोशिश की थी ताकि वह अपनी मैडम को बचा सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। वह अभी पीछे मुड़कर अनाया को बाहर न निकलने के इंस्ट्रक्शन देने ही वाला था। उससे पहले ही अनाया बाहर आ गई, क्योंकि अनाया जानती थी कि यह गुंडे उसके लिए आए हैं और वो ड्राइव को भी इसीलिए पीट रहे हैं। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ड्राइव मर जाए, इसीलिए वो बाहर आ गई और उसने सबकी वह देखकर गंभीर आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों किडनैप कर रहे हो? वह यूनिफॉर्म पहने हुए गुंडे में से एक गुंडा आगे आया और अनाया पर गन ताते हुए बोला, सवाल जवाब बाद में, पहले कार में बैठो और चुपचाप जैसा कहते हैं वैसा करो, वरना भूल जाना तुम जिंदा रहोगी। वहीं अनाया जानती थी कि वह लोग आम गुंडे मवाली नहीं है, इसीलिए वह अपनी वॉच की ट्रैकिंग सिस्टम को एक्टिवेट करती है और उस ड्राइवर की ओर देखती है। उस ड्राइवर की हालत काफी खराब थी, उसे 3 जगह पर गोली लग चुकी थी। अगर थोड़ी देर में उसे ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वो यहीं पर मर जाता। अनाया यह नहीं चाहती थी कि अपनी वजह से कोई मरे। अनाया उन लोगों की ओर देखकर बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन पहले मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर वह ड्राइवर के पास गई जो नीचे पड़ा हुआ था। वह उस ड्राइवर के मुंह में एक टैबलेट दवा की गोली डाल देती है ताकि वह कुछ घंटे तक जिंदा रहे और उसे तक मदद पहुंच जाए। वही अनाया चुपचाप उन गाड़ियों में बैठकर वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में वहां हर्षवर्धन का काफिला पहुंचता है। हर्षवर्धन वहां के आसपास का माहौल देखकर दंग रह गया। तभी छुपे हुए 2 गार्ड्स बाहर आए। हर्षवर्धन उसका कॉलर पकड़कर बोला, बात क्या है और तुमने अपनी मैडम को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया और वह कहां पर है? तभी वह गार्ड जो छुपे हुए थे उनमें से एक डरते हुए कहा, बॉस, मैडम ने हमें मना किया था बाहर निकलने से। उन्होंने इशारे में हमें छुपे हुए रहने को ही कहा, इसीलिए हम यहीं पर छुपकर आपका इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर एक एम्बुलेंस भी आ गई। यह देखकर हर्षवर्धन ने दूर पड़े हुए अनाया के ड्राइवर को देखा। वह समझ गया कि उस गार्ड की लड़ते हुए हालत खराब हुई थी। वह सेक्रेटरी रजत को कुछ इशारा करता है। सेक्रेटरी रजत तुरंत ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करते हैं और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी हर्षवर्धन को अपनी वॉच में बीप की आवाज सुनाई दी। वह समझ गया कि क्या चल रहा है। उसने रजत को एक लोकेशन दी और गंभीर होकर कहा, हमारी एक टीम को इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने को कहो। ध्यान रखना कोई भी अंदर ना जाए और दूर से ही उस जगह को एनालाइज मुआयना करें और जल्द से जल्द यहाँ पहुँचने की तैयारी करो। हर्षवर्धन को अनाया की चिंता हो रही थी, कहीं वह कोई बड़ी मुसीबत में ना हो, और वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि इतनी इसकी हिम्मत किसकी हो गई कि जो इस तरह से अनाया को किडनैप करके ले जाए। उससे पहले तो कपूर खानदान पर शक गया, लेकिन वह जानता था कि कपूर खानदान के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह इस तरह से अनाया को किडनैप करें। ऊपर से उसने कपूर खानदान पर अपने आदमियों से नजर रखवाई थी। अगर कोई गड़बड़ होती तो उसे पता चल जाता। ऊपर से जो लोकेशन उसने देखी थी वह कोई आम लोकेशन नहीं थी, वो एक हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। इसलिए वह समझ गया कि यह काफी हाई प्रोफाइल केस है, उसे सारी चीज सावधानी से करनी होगी। इस बीच उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्की को भी इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि उसे विक्की की टीम पर यकीन था कि वह सारी चीज बहुत अच्छे से संभाल लेगा। वैसे तो वो अपने गार्ड्स भी ले जा सकता था, लेकिन उसके लोग नजरों में आ सकते थे और वो एरिया किसी पॉलिटिशियन के अंडर आता था, और ऐसे क्रूशियल वक्त पर जब पॉलिटिकल पावर्स में बदलाव आ रहा था। अगर हर्षवर्धन वहां अपने गार्ड्स के साथ जाता और कोई प्रॉब्लम होती या लड़ाई होती तो हर्षवर्धन के लिए पब्लिक को जवाब देना मुश्किल हो जाता और हर क्राइम न बिल उसी पर फटता। इस सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए ही उसने विक्की को फोन किया था। उसके पास कई ऐसे गैंग थे जो उसके लिए कम करते थे और उनके उकसे जाने से बाहर कोई बात फैलती भी नहीं। क्या हर्षवर्धन बचा पाएगा अनाया को? और किसने उसे किडनैप किया है? और क्या दुश्मन की तादाद बढ़ रही है अनाया के लिए?
फार्म हाउस पर। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया को फार्म हाउस पर पकड़ कर ले आया जाता है और उन सब की बातें सुनकर अनाया किसी क्वीन की तरह शैतानी हंसी हंसती है, जिसे सुनकर सब लोग डर जाते हैं। लेकिन देवराज कोड़ा को गुस्सा आता है, तो वह गुस्से में बोला, तुम उद्धरण चिन्ह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हंसने की? तुम घटिया औरत, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने आवाज ऊंची करने की, और तुम हमसे नजरें मिला रही हो। अब तक तो मैंने सोचा था बस मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और मजा करूंगा, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम तिल तिल मरोगी और मौत की भीख मांगेगी, फिर भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वही उसकी बात सुनकर अनाया वापस किसी शैतान की तरह हंसने लगी। वह उसे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं अकेली हूँ और मुझे बचाने कोई नहीं आएगा? तो देवराज कोंडा हंसते हुए बोला, तुम्हें बचाने कौन आएगा? तुम एक मामूली सी लड़की हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी दवाइयों के बारे में जानती हो, और वैसे भी कोई भी इस देश में मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। यह सुनकर अनाया किसी शैतान की तरह हंसकर बोली, ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्द तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होगी। मैं भी देखती हूँ तुम कब तक बचते हो। देवराज कोंडा उसे अभी भी गौर से देख रहा था। तभी उसके पास बैठा हुआ उसका एक चमचा घटिया हंसी हंसकर बोला, तुम्हें कुछ ज्यादा ही अपने आप पर घमंड है। यह जगह ऐसे इलाके में है जिसके बारे में कोई नहीं पता कर सकता। यहाँ किसी के आने के बारे में तो सोचा दूर की बात है। यह सुनकर अनाया किसी शैतान की तरह बोली, इतना भी मुश्किल नहीं है। ईस्ट मुंबई की साउथ साइड में आई हुई रेसिडेंशियल इलाके की दूसरी साइड एरिया में से एक लैंड है। यहाँ पर आसपास ज्यादातर खाली जगह है, कह सकते हैं जंगल जैसा एरिया, और इसके आसपास भीड़ ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ से समुद्र ज्यादा दूर नहीं है, और मैं आते हुए 1 किलोमीटर के आसपास किसी भी व्हीकल का आवाज नहीं सुना। इसका मतलब यह पूरा एरिया तुम लोगों ने घेरा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है यह तुम लोगों का गैर कानूनी काम करने का अड्डा है। वही उसकी पूरी बात सुनकर जो लोगों उसे लेकर आए थे वह डर से कांपने लगे, क्योंकि देवराज कोंडा ने साफ साफ कहा था कि इस जगह के बारे में अनाया को कुछ ना पता चले। देवराज कोंडा अपने आदमी को घूरता है, तो उसके आदमी नामे सिर हिलाते हुए बोले, बॉस हमने कुछ नहीं किया, यह कुछ ज्यादा ही चालाक है, हमने इसका चेहरा पहले ही ढक दिया था, उसने कुछ नहीं देखा था। देवराज कोंडा अनाया को देखकर गुस्से में बोला, तुम घटिया डॉक्टर, वैसे मुझे जानना था कि जो जहर हमने उस प्रेसिडेंट की बॉडी में डाला है उसका एंटीडोट अभी तक बना ही नहीं, तो फिर तुमने उसे बचाया कैसे? और तुम हो कौन? आज तक मैं तो कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। अनाया उसे देखते हुए बोली, मैं कौन हूँ तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो शख्स मरने वाला हो उसे कुछ बताने का फायदा नहीं है। यह सुनकर देवराज कोंडा को गुस्सा आया। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत, मैं अभी तुम्हारी सारी इज्जत यही उतरता हूँ, मैं भी देखता हूँ उसके बाद तुम कैसे उछलती हो। फिर वह अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। उसके गार्ड्स तुरंत अनाया के पास जाकर एक झटके से उसका कोट नीचे फेंक देते हैं। यह सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हुआ, इसलिए अनाया रिएक्ट नहीं कर पाई। वही यह देखकर अनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने उस गार्ड को गले से पकड़ लिया और अपनी 2 उंगली से उसकी नस दबाकर उसे जमीन पर फेंक दिया। एक ही झटके में उस गार्ड की सांस वही अटक गई। वह गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे छुओ। वहीं अब तक देवराज कोंडा को भी गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला, इसे इतना मारो कि यह मुझे भीख मांगे। सभी गार्ड्स जो वहां खड़े थे वह भी समझ गए कि उन्हें क्या करना है। तुरंत 3 गार्ड और आगे आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनाया की स्किल्स इन मामूली गार्ड्स से कुछ ज्यादा ही अच्छी है। थोड़ी ही देर में अनाया ने तीसरे गार्ड्स को भी जमीन पर ढेर कर दिया। उसे बस कुछ पंच और कुछ मूव्स करने थे। मेडिकल की दुनिया की वजह से वह इंसानी शरीर की हर कमजोरी को जानती थी, और जब भी उसे किसी पर वार करना होता था तो वह उसी जगह पर करती थी जहां पर इंसान का शरीर सबसे ज्यादा कमजोर हो, और वह अपने एक ही बार में बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को जमीन पर ढेर कर देती थी। यह देखकर कि उसके कुछ गार्ड्स को एक पल में जमीन पर गिरा दिया है, तो वह गुस्से में बोला, मैंने तुम लोगों को मेरा चेहरा देखने के लिए यहाँ नहीं रखा, सबके सब एक साथ वार करो। अनाया भी यह सुनकर एक पल के लिए रुकी, क्योंकि वहां पर तकरीबन 30 जितने लोग थे और सबके सब अनाया के सामने हथियार लेकर खड़े हो गए। किसी के हाथ में खंजर था, तो किसी के हाथ में चाकू छुरी थी, किसी के हाथ में बड़ी सी लोहा की रोड थी।
हर किसी के पास ऐसे ही हथियार थे। वह बस अनाया को पीटना चाहते थे, मारना नहीं चाहते थे। इसीलिए उनमें से किसी ने गन का इस्तेमाल नहीं किया। अनाया जो पहले ही गुस्से से पागल हो रही थी, वह अपने आप को फाइटिंग मोड में लाती है। वह जानती थी कि अब उसे लड़ना ही होगा। थोड़ी ही देर में अनाया उन सब से लड़ रही थी। उस बीच उसने एक बार भी आसपास की दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। वह कुछ ज्यादा ही लोग थे। ऊपर से अनाया ने कुछ वक्त पहले ही बहुत बड़े एक्सीडेंट का इम्पैक्ट झेला था, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द भी हो रहा था, क्योंकि उसकी कार 2 बार फ्लिप हो गई थी जब ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी। इसलिए उसे थोड़ी कमजोरी भी महसूस कर रही थी। तकरीबन 15 लोगों को जमीन पर ढेर करने के बाद भी अनाया लड़ रही थी, लेकिन अब उसकी ताकत कम पड़ रही थी। वह समझ गई कि वह इतनी आसानी से इन सबको रोक नहीं पाएगी। अब वह थोड़ी परेशान भी हो रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ बैठे लोग कोई मामूली लोग नहीं है। वह उसकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक पल नहीं सोचेंगे, क्योंकि इन्हें देखकर ही उसके चेहरे से घटियापन नजर आ रहा था। अनाया को बस इन लोगों को तब तक रोकना था जब तक उसका प्यार हब्बी हर्षवर्धन उसे बचाने न आ जाए। वह बहुत पहले से जानती थी कि हर्षवर्धन को इस बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि उसने पहले ही सिग्नल भेज दिया था। और ऊपर से जब यह एक्सीडेंट हुआ, तब हर्षवर्धन उससे बात कर रहा था, तो वह जानती थी कि बस 10-15 मिनट का ही फासला होगा। अब तक वह लोग अनाया को काबू करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर बाहर से गार्ड्स भागते हुए आया और डरी हुई आवाज में बोला, बॉस प्रॉब्लम हो गई है। बाहर एक बड़ी सी फोर्स खड़ी है और वह हमारे आदमियों को मार रहे हैं। हम तकरीबन अपने सारे आदमी खो चुके हैं और वह लोग काफी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। वही इतनी बड़ी फोर्स के बारे में सुनकर देवराज कोंडा भी डर गया। उसे लगा कि उसके सामने खड़ी लड़की मामूली है, इसीलिए उसने उसे पर हाथ डाला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कोई इन्फ्लुएंसर इंसान को भी जानती होगी। वह गुस्से में बोला, रोको उन लोगों को, वह लोग हमारी जगह पर नहीं आ सकते। और अपने गार्ड से बोला, इसे सबक सिखाओ। उसके गार्ड भी गुस्से में तुरंत ज्यादा आक्रामक हो गए और 3 लोगों ने मिलकर अनाया को पकड़ लिया और घुटने पर ला दिया। अनाया जैसे ही उनके काबू में आई, देवराज कोंडा आगे आया और काफी घटिया तरीके से उसके चेहरे को छूते हुए बोला, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, तो मैं भी खेल शुरू करूं। वैसे भी तुम्हें मेरे नीचे आज पूरी रात चिल्लाना है, तो तुम्हें उसके लिए ताकत भी चाहिए। क्या देवराज कोंडा अनाया को कर पाएगा बर्बाद? और कौन से लोगों ने उन पर हमला किया है? कौन आया अनाया को बचाने? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।